गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ये सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे हैं हमारा पोइट्री पार्ट पेपर फर्स्ट में हम हमारा सेक्शन ए स्टार्ट किया है हमने हमारा। ओके, सेक्शन ए में हमने सबसे पहले विलियम ब्लेक जो आपके राइटर हैं, पोएट हैं, उनकी पोएम हम उठा रहे हैं, उनकी पोएम हम पढ़ रहे हैं। और लंदन, उनकी पोएम का नाम है लंदन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम एंड समरी ऑफ द पोएम में मैंने आपको बताया था, लंदन के ऊपर ये जो एक शहर है, आपने नाम सुना होगा लंदन का। तो लंदन एक शहर है ब्रिटेन का, तो उसके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है कि लंदन शहर में जब वो गए तो वहाँ की सड़कों पे जब वो घूम रहे थे तो अचानक से उनके माइंड में मतलब कुछ कल्पनाएं आई और उन कल्पनाओं को उन्होंने कुछ इमेजिन्स उन्होंने किया, उन इमेजिनेशंस को उन्होंने पोएम में लिखा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन में मैंने पहले बताया था कि ये जो कविता है किस तरीके की है, 4 पद है, 4 स्टेंजा है इनके अंदर, और छोटी सी पोएम है, बहुत प्यारी सी पोएम है, और 4 पंक्तियों की ये प्रत्येक स्टेंजा के अंदर 4 लाइन्स है। ठीक है, मीन्स टोटल 16 लाइन्स की एक पोएम है। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर कवि जो है लंदन के लोग, मतलब लंदन ऐसे सुनने में हम लोग ऐसे सुनते हैं लंदन बहुत बड़ा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, बहुत ही अच्छा सिटी है, इस तरीके की मतलब अपनी एक कल्पनाएं होती है हमारी, क्योंकि हम कभी लंदन गए नहीं हैं। तो हम जब दूर से देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर शहर होगा, लेकिन उसकी जो रियलिटी है, जो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, वो पोएट ने इस कविता के अंदर दिखाई हैं अपनी लाइनों के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने एक चकाचौंध वाला शहर जिस पे लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लंदन में रहते हैं, तो उस लंदन शहर की असलियत क्या है वो इस पोएम में उन्होंने दिखाई है। तो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि राइम में लिखी गई है, फ्री वर्स नहीं है इसके अंदर। राइम जो पीछे की जो तुकबंदी होती है, जो तुक मिलते हैं, एक से वर्ड मिलते हैं, उनको राइम बोलते हैं। और ये पोएम जो है राइम में लिखी गई है, 16 लाइन की ये पोएम है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका स्ट्रक्चर में क्या है, 4 स्टेंजा है, ईच स्टेंजा है 4 लाइन्स एंड टोटल लाइन्स आर 16। इन दिस पोएम देयर आर ए राइम स्कीम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आई वंडर। वंडर मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, मीन्स कि एक तरीके से हम बोलते हैं ना, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, या फिर हमने कभी ऐसा जाना ही नहीं था, या हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में आप बहुत बहुत अच्छा सुनते हो, बहुत ही मतलब ऐसे सुनते हो कि बहुत अच्छा, और एकदम से आपको नेगेटिव फीलिंग आती है उस चीज़ के लिए, तो आप क्या होते हो, वंडर होते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो इस पोएम में भी उन्होंने लिखा है आई वंडर। वंडर मीन्स मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं शॉक्ड हूँ। थ्रो ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, चार्टर्ड मीन्स होता है गलियाँ, और एक तरीके से चार्टर्ड मीन्स होता है गंदा, डर्टी। ठीक है, ठीक है, तो पोएट ने यहाँ पे 2 तरीके से इसका वर्णन किया है इस शब्द का। चार्टर्ड स्ट्रीट, जो स्ट्रीट मीन्स होती है सड़कें। ठीक है, एक एक लाइन इंग्लिश की पोएम्स हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज की हैं ये, इसलिए आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन को गौर से समझना है, तभी आपको समझ में आएंगे। इंडियन पोइट्स की पोएम जो होती है वो थोड़ी ईजी होती है, ईजी लैंग्वेज होती है, इसलिए वो समझ आ जाती है। लेकिन जो इंग्लिश पोएट है, जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, थोड़ी सी टफ होने के कारण वो ठीक से हमें कैच नहीं कर पाते हैं हम। तो इसलिए आप लोग एक एक वर्ड को आप कैच करोगे, एक एक लाइन को आप कैच करोगे, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, आई वंडर्ड थ्रो ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। ईच मीन्स प्रत्येक गंदी गलियों में से। आई वंडर्ड थ्रो मीन्स घूमना, जब मैं गुजरता हूँ लंदन की प्रत्येक गंदी और सकड़ी छोटी गलियों में से। ठीक है, इस लाइन का मतलब मुझे आश्चर्य होता है जब मैं लंदन शहर की छोटी सकड़ी गलियों में से, गंदी गलियों में से गुजरता हूँ। तो वो किस तरीके से गंदी हो चुकी है वो इसमें बताएंगे। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स, थेम्स क्या है, नदी है,
ठीक है, थेम्स नदी का नाम है। नदी का नाम, ठीक है, थेम्स क्या है, नदी का नाम है। तो आप ये लिख सकते हो इनके बगल में छोटे छोटे शब्दों में कि थेम्स एक नदी है जिसके किनारे पे लंदन शहर बसा हुआ है। ठीक है, लाइक हम बोलते हैं कि गंगा हमारी एक होली रिवर है, तो गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, इन द सेम थिंग देयर वाज ए थेम्स नियर बाई लंदन। ठीक है, तो सेम केस में लंदन शहर जो है वो थेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है। डोज डज फ्लो, फ्लो मीन्स होता है बहना। ठीक है, फ्लो मीन्स होता है बहना। क्या कहा जा रहा है, नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स, चार्टर्ड मीन्स वापस वही शब्द आ गया, डर्टी, गंदा। ठीक है, कि क्या कह रहे हैं इन दो लाइनों में, पोएट कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन दीज लाइन, इन दीज टू लाइन्स पोएट है हेयर एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ द लंदन in the in the street of London and see the people where they live there, किस तरीके से वो मनुष्य वहाँ के लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो in these two lines here poet express his feelings about the London and the nearby river Thames। इन दो लाइनों के अंदर पोएट जो है लंदन शहर की सकड़ी गलियों को और जो बगल से बह रही नदी जो है थेम्स नदी जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो वर्णन करते हुए, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य होता है जब मैं लंदन शहर की गलियों से गुजरता हूँ जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही रिमार्केबल सिटी है जो सुनने में आती है। जब मैं उसको नियर बाई, मतलब नियर, नियर मीन्स पास से, जब मैं उसको पास से देखता हूँ तो वो कितना गंदा हो चुका है। गंदा मीन्स वैसे गंदा नहीं है कि वहाँ पे कीचड़ है या बस्तियां हैं या गरीब लोग हैं, उस तरीके से गंदा नहीं है। गंदा वो एक दूसरे वे में हो चुका है कि वहाँ की जो समाज की जो स्थिति है, समाज की जो सोच है वो गंदी हो चुकी है। आपको यहाँ पे डर्टी से ये मतलब निकालना है कि डर्टी मीन्स देयर इज नॉट डर्टी, पॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं है कि सड़कें गंदी है, कचरा पड़ा है, ये है वो है, डेट इज नॉट डर्टी। उस वे में तो वो क्लीन है, साफ सुथरा है, दिखाई देता है, लेकिन जो उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके दिलों में जो डर है, जो वो दुख में जी रहे हैं, जो पेन में वो जी रहे हैं, वो डर्टी है, वो चीज़ डर्टी हो चुकी है। मनुष्य की जो जिंदगी है वो डर्टी हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे ये सब लिया गया है, चार्टर्ड स्ट्रीट एंड चार्टर्ड थेम्स, कि उसकी सड़कें और वो नदी थेम्स नदी दोनों ही गंदी हो चुकी है। ठीक है, गंदी किस वजह से हो चुकी है, एंड आगे हम पढ़ रहे हैं, एंड मार्क्स इन एवरी फेस आई मीट। मार्क्स मीन्स होता है निशान पड़ जाना, एक तरीके का मार्क जिसको बोलते हैं निशान। ठीक है, एंड मार्क्स इन एवरी फेस, और प्रत्येक चेहरे जिनसे मैं मिलता हूँ, आई मीट, मीट मीन्स मिलना, जिनसे मैं मिलता हूँ उनके प्रत्येक चेहरे के ऊपर एक मार्क दिखाई देता है। मार्क किस चीज का दिखाई देता है, मार्क ऑफ वीकनेस। वीकनेस मीन्स क्या होता है, कमजोरी या गरीबी, कमजोरी या गरीबी। मार्क ऑफ वो, वो मीन्स होता है मुसीबत। ठीक है, वो मीन्स होता है मुसीबत। तो क्या कह रहे हैं इन चार लाइनों में, हेयर द पोएट एक्सप्लेन्स इन द फोर लाइन्स, ही एक्सप्लेन्स हीज एक्सप्रेशन अबाउट द थेम्स एंड द पीपल ऑफ द लंदन। ठीक है, तो द पोएट इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन एंड सीज द पोएट हुज लिव इन देयर, ही फील्स देम इन द sorrowful and the miserable condition, their conditions are miserable and their conditions are sorrowful। sorrowful means कि दुख से, और मिजरेबल मीन्स दर्द और दुख से भरी हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि जब मैं, मुझे आश्चर्य होता है जब मैं थेम्स, जब मैं लंदन की सड़कों से गुजरता हूँ, जब मैं लंदन की सड़कों की पतली गलियों से जब मैं गुजरता हूँ, जब मैं थेम्स नदी के किनारे से गुजरता हूँ, तो मुझे ये चीज़ देख के मुझे आश्चर्य होता है कि ये कितने गंदे हो चुके हैं। गंदे कैसे हो चुके हैं,
कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, जब भी मैं वहाँ पे कोई भी लोगों से मिलता हूँ, तो उनके चेहरे के ऊपर वो खुशी नहीं दिखाई देती है कि वो अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके चेहरों के ऊपर कमजोरी, गरीबी, दया, मुसीबत इस तरीके के मार्क्स दिखाई देते हैं। मार्क मीन्स होता है कि वो फेस, उनके जो फेस है वो पढ़ पा रहे हैं, उनके फेस में क्या है, दर्द भरा हुआ है, सोरोफुल है। these face are full of sorrowful and these face are full of miserable condition. He sees their pale and withered face. ठीक है, he see their pale means दर्द, और withered means होता है दुख से भरा हुआ। ठीक है, withered face। आगे क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आया आपको? यहाँ तक 4 लाइनें आपको अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, क्राई मीन्स रोना, एवरी मीन्स प्रत्येक, ऑफ एवरी मैन प्रत्येक मनुष्य, वहाँ पे जिनसे भी मैं मिलता हूँ प्रत्येक मनुष्य मुझे वहाँ पे रोता हुआ या चिल्लाता हुआ नजर आता है। ठीक है, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और प्रत्येक जो चेहरे हैं, प्रत्येक जो पीपुल्स है वहाँ के, वो सब क्या है, एक तरीके से चिल्ला रहे हैं, दर्द से, भय से भरे हुए हैं। भय, दर्द, जो क्या कि वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो कानून बनाए गए हैं उनकी वजह से, कि उनको एक तरफ तो वहाँ के जो रिच पीपुल हैं, जो अपर क्लासेज पीपुल्स हैं, उनको तो प्राउड फीलिंग होती है कि हम लंदन में रह रहे हैं, हमारे रूल्स बहुत अच्छे हैं, हमारे रूल्स बहुत हाई फाई हैं, लेकिन उन्हीं रूल्स के द्वारा वो जो पॉलिटिकल जो राइट्स वहाँ के बनाए गए हैं, उन्हीं पॉलिटिकल राइट्स के द्वारा जो लो क्लास कैटेगरी के जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि he hears their cries। ठीक है, these are street of same city whose peoples are proud of their democracy। वो उसी शहर के, उसी लोगों में, उसी शहर में जहाँ के लोग वहाँ की डेमोक्रेसी, वहाँ के रूल्स राइट्स को लेके प्राउड फील करते हैं, उसी शहर की उन्हीं गलियों में वो क्या देख रहे हैं, एक नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं कि कुछ कुछ लोअर क्लास लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वो दुख से पीड़ित हैं, वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। मीन्स कि उनका रोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनके चेहरे पे वो चीज़ें दिखाई देती है। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पे। And they are proud of certain political rights generated to of them royal classes। ठीक है, but political liberty is of no use their peoples। बट पॉलिटिकल लिबर्टी, जो पॉलिटिकल राइट्स जो उनको, राजनीतिक जो मतलब जो राइट्स जो मिले हुए हैं, वो इन लोगों के किसी काम के नहीं है। जो गरीब हैं, जो नीचे हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, उन लोगों के लिए वो पॉलिटिकल राइट्स का कोई मतलब नहीं है। दीज आर यूजलेस because they are poor and they are miserable condition, they are condition in the sorrowful condition। okay, तो ये 2 लाइन, इन एवरी वॉइस प्रत्येक आवाज, इज वेरी बैन मीन्स क्या है, बहुत ही दुख से भरी हुई है, बहुत ही, प्रत्येक आवाज जो है उनकी वो किस तरीके से भरी हुई है, दुख और दर्द से भरी हुई है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम, तो ये 3 लाइन में आपको समझ में, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन प्रत्येक मनुष्य वहाँ पे रोता हुआ दिखाई देता है। एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर प्रत्येक बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, बूढ़े लोग जो हैं, विधवाएं जो हैं, औरतें जो हैं, वो सब वहाँ पे डर से, भय से जी रहे हैं। इन एवरी वॉइस, और प्रत्येक आवाज़ में, प्रत्येक आवाज़ में मीन सब आ गए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो भी लोग हैं, सब क्या है, इज एवरी बैन, सभी लोग एक तरीके से बैन हो चुके हैं, एक तरीके से बंध चुके हैं। किस में बंध चुके हैं, द माइंड फॉगड मैंस। मैंस इस लाइन का मतलब होता है माइंड फॉगड मैंस। आई हियर, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, क्या सुनते हैं, माइंड मीन्स होता है मनुष्य का मस्तिष्क, दिमाग, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
दिमाग के द्वारा किया गया अत्याचार। ठीक है, तो माइंड फगड मैनिकल्स मीन्स होता है दिमाग के द्वारा किया गया अत्याचार। इस लाइन को आप बहुत गौर से समझना और अच्छे से समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कि पोएट कहता है कि मैं यहाँ पे सुनता हूँ या मैं यहाँ पे महसूस करता हूँ किस चीज़ को, कि ये जो लोग पीड़ित हैं ये उन लोगों के द्वारा पीड़ित है जो दिमागी तौर पे उनको पीड़ित कर रहे हैं, जिनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, पनप रही हैं कि मनुष्य का दिल और जो उसकी आत्मा होती है वो एकदम प्योर होती है। तो मनुष्य किसी को भी तकलीफ देता है तो वो दिल से नहीं देता, ना वो अपनी आत्मा से देता है, वो उसको तकलीफ देता है अपने दिमाग के कर्तव्यों से, दिमाग के कारण देता है। क्योंकि एक सेंस में हम इस चीज़ को ले सकते हैं कि हम किसी से हम नाराज़ हो गए हैं या हम किसी से चिढ़ गए हैं, तो वो हमारी थॉट्स ऐसी आ गई हमारे दिमाग में कि हम उसको पनिश कर रहे हैं, हमारे उन उन थॉट्स की वजह से पनिश कर रहे हैं, ना कि हम हमारे दिल से उसको पनिश कर रहे हैं, ना कि हम हमारी आत्मा से उसको पनिश कर रहे हैं। हमारे ऊपर वो फीलिंग्स ऐसी हावी हो जाती है उस टाइम पे कि हम अपने दिल और आत्मा की बातें सुन नहीं पाते हैं, हम वो कर नहीं पाते हैं और हम वो करते हैं जो हमारा दिमाग हमसे करवा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द माइंड फॉरगेट मेरिकल्स, जो अत्याचार इन लोगों पे किया जा रहा है वो दिमाग से किया जा रहा है, ना कि आत्मा से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इस लाइन का मतलब ये है कि जो अत्याचार उन लोगों पे हो रहा है वो दिमागी तौर पे किया जा रहा है, ना कि वो आत्मिक तौर पे किया जा रहा है। वो एक एक फीलिंग्स ऐसी आई है कि उस फीलिंग्स के द्वारा वो अत्याचार उन लोगों पे किया जा रहा है। ठीक है, ये 8 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक अच्छे से। आगे हम पढ़ रहे हैं, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। अब आप पूछोगे कि चिमनी स्वीपर्स क्या होता है। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, चिमनी स्वीपर्स जो है बच्चे जो हैं वो किस तरीके से क्राई कर रहे हैं। क्राई मीन्स वो किस तरीके से रोते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1932 में एक लॉ 1832 में एक लॉ बनाया गया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको ध्यान हो तो 1832 में, ठीक है, एक लॉ बनाया गया था। उस लॉ के द्वारा पहले क्या हुआ करता था कि चिमनियाँ हुआ करती थी। लंदन जो शहर है उसमें घरों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ हुआ करती थी। चिमनियाँ होती थी जो घरों के ऊपर होती थी और ऊपर से जो घर में जो भी हमारे किचन में या घर में जो भी काम होते थे कारखाने वगैरह में, तो उस चिमनी से वो धुआं बाहर निकला करता था ऊपर, शहर से ऊपर। तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, इवन मतलब 4-5 साल के, 6 साल के, 7 साल के जो बच्चे हुआ करते थे, उन बच्चों को फोर्सफुली मीन्स कि ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता था उन चिमनियों को साफ़ करवाने का, ऊपर चढ़ा के उनके ऊपर। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे किसी भी चीज़ पे चढ़ जाते हैं आराम से, तो उन बच्चों को फोर्सफुली उनके ऊपर, फोर्सफुली मीन्स ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती उन चिमनियों के ऊपर उनको चढ़ा के उनको ये सफाई करने का काम दिया जाता था। वो जो काली पड़ चुकी हुआ करती थी चिमनियाँ, तो उसमें क्या होता था कि चिमनी साफ़ करने के दौरान कई बच्चे गिर जाते थे या स्लिप हो जाते थे तो वो मर जाते थे। तो ये एक तरीके से मतलब बहुत ही दुख भरी स्थिति थी उनके लिए, मिजरेबल थी ये। तो 1892 में जो एक लॉ बनाया गया, उस लॉ में इस चीज़ को बैन कर दिया गया कि ये काम बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। लेकिन पोएट उससे पहले की बातें कर रहे हैं। पोएट का जो बर्थ है वो है 1757 से 1872, ठीक है, सॉरी 27, ठीक है। तो 1827 की बात है और जो बैन हुआ था 1832 में, मतलब कि पोएट की डेथ के बाद में। लेकिन जब पोएट अपनी एज में थे, जब वो जीवित थे, तो वो ये चीज़ें देखते थे तो उनको उस चीज़ से तकलीफ होती थी। तो उन्होंने लिखा हाउस द चिमनी स्वीपर्स क्राई, मतलब कि किस तरीके से वो चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से वो चिल्ला रहे हैं। हेयर blacks hear the call of the chimney sweeper. Chimney sweeper, he is a child, he is a small child, he earn his living by sweeping the chimneys. वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए चिमनियों की सफाई करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट जॉब, वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, बिकॉज इन दिस जॉब दे डाइड, इस जॉब में वो मर भी जाते हैं। बट द पुअर चाइल्ड हैज़ नो डू इट फॉर इट्स सर्वाइवल, उनके पास कोई काम नहीं है तो उनको ये मजबूरी में करना पड़ता था।
तो वो उनकी क्राई, वो जो उनके रोने की जो आवाज़ें आती थी उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि किस तरीके से लंदन शहर की सड़कों के ऊपर घरों में जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, चिमनी साफ करने का काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे पोइट ने एग्जाम्पल दिया है, किस किस का दिया है। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है चिमनी स्वीपर्स, बॉयज़ जो हैं, छोटे बच्चे हैं। एवरी ब्लैकिंग चर्च अपॉल्स, ब्लैकिंग मीन्स, और चर्च मीन्स, चर्च आप जानते हो गिरजाघर जो होते हैं। विदेशों में क्या होता है कि चर्च ज़्यादा होते हैं, आपने मूवी और टीवी वगैरह में देखा होगा कि दूसरे विदेशों के अंदर, लंदन शहर या बड़े शहरों में क्या होता है कि चर्च में ज़्यादा पूजा की जाती है। तो पहली स्थिति तो जो शहर की जो ख़राब हो चुकी है वो क्या हो चुकी है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो चिमनी स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, वो वहाँ की मतलब इस तरीके का जॉब कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो वहाँ का है, एवरी ब्लैकिंग चर्च अपॉल्स, अपॉल्स मीन्स होती हैं दीवारें, चर्च की जो दीवारें हैं वो कैसी हो चुकी है, काली पड़ चुकी है, काइयाँ जम चुकी है उनके ऊपर। इट मीन्स कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि बच्चों के कपड़े उन चर्च की दीवारों की तरह काले हो गए हैं, बच्चों के कपड़े चिमनी साफ करते करते, और चर्च की दीवारें जो काली पड़ चुकी है वो बाहर से एक तरीके से काली पड़ चुकी है और वो एक पुअर कंडीशन में जा चुकी है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर साइड, हेल्पलेस सोल्जर्स यहाँ पे सिपाही का वर्णन किया गया है, जो सैनिक होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया गया, पहला चिमनी स्वीपर बच्चे हैं जिनके जिनके फेस और जिनके कपड़े उस तरीके से हो गए हैं जैसे कोई पुराना चर्च बहुत खंडर हो चुका हो और वो काला पड़ चुका हो, कालिख जम चुकी हो, इस तरीके से उसकी स्थिति हो गई है। सेम कंडीशन यहाँ पे बच्चों की हो गई है। दूसरी कंडीशन उन्होंने लिखा है हेल्पलेस सोल्जर, सैनिक जो है, और जो दूसरे जो है वो कैसे, उनकी आह, सिंग मीन्स उनकी जो सिंग है, उनकी आह निकल रही है। हेल्पलेस सोल्जर जो वहाँ के सैनिक है, कहा जाता है कि 1775 से 1774 की जो टाइम था एक, उस टाइम में ब्रिटेन में वहाँ पे क्या हुआ करता था, ब्रिटेन में जो सैनिक होते थे उनको रूल्स फॉलो करवाने के लिए चाबुक से मारा जाता था उनको। जैसे आज अपने सैनिक, अपन हमारे यहाँ पे अपने जो आर्मी है उसको हम बहुत सैल्यूट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन ब्रिटेन में उस टाइम पे क्या हुआ करता था, उन सैनिकों को लड़ाई में तैयार करने के लिए या उनको रूल्स फॉलो करवाने के लिए उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको चाबुकों से मार मार के तैयार किया जाता था ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। तो दूसरी चीज़ जो वे बता रहे हैं कि बाहर से तो वो सोल्जर्स दिखते थे लेकिन अंदर से वो आह भरते थे, इस तरीके के सोल्जर्स थे जो अपनी सारी ज़िंदगी में सब कुछ भूल चुके थे, जिनको अपने परिवार, अपने रिश्ते नाते भूल गए थे, और वो किस तरीके के दर्द को सहन कर रहे थे, सिर्फ उस दर्द को सहन कर रहे थे जो देश के लिए उन्हें करना था। रन्स इन ब्लड डाउन प्लेस वॉल्स, और उनका जो खून है वो उन चारों दीवारों के अंदर इस तरीके से बंद गया कि वो बाहर का कुछ सोच ही नहीं पाए। तो क्या लिखा है यहाँ पे, The poet hears the sight of the soldiers who has lost all hopes of survival. अपनी सर्वाइवल के द्वारा, अपनी परिस्थितियों के द्वारा उन्होंने अपने सारी होप्स, अपनी सारी आशाएं छोड़ दी हैं। He has become punished by the royal court. वो रॉयल कोर्ट्स के द्वारा पनिश्ड किए जाते थे। When the poet walks in the street of midnight, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब थर्ड कंडीशन उन्होंने किसकी, पहली तो चिमनी स्वीपर थे, दूसरे यहाँ पे सोल्जर्स हैं, और थर्ड कंडीशन उन्होंने किसकी दिखाई, बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मिडनाइट्स आधी रात को, स्ट्रीट आई हियर, जब मैं आधी रात को सड़कों पे निकलता हूँ, पोइट यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन अक्सर जब मैं आधी रात को सड़कों पे यहाँ पे निकलता हूँ तो मुझे सुनाई देता है, क्या सुनाई देता, आई हियर, मुझे सुनाई देती हैं किसकी आवाज़, हाउ द यूथफुल हरलोट्स मीन्स होती हैं वेश्याएँ या प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट बोल सकते हो आप इनको, वेश्याएँ बोल सकते हो, जो सड़कों पे रात को खड़ी रहती हैं और ग्राहक के लिए मीन्स अपने कस्टमर्स के लिए वो वहाँ पे खड़ी रहती हैं, और क्रस मीन्स कैसे चिल्लाती हैं वो, ठीक है। तो मुझे आधी रात को उन जवान वेश्याओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं लंदन की सड़कों के ऊपर, जब मैं आधी रात को बाहर निकलता हूँ तो मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ब्लास्ट द न्यू ब्रन इन्फेंट्स टीयर, ब्लास्ट मीन्स होता है फोड़ देना या फाड़ देना, द न्यू ब्रन, जो नए बच्चे जन्म होते हैं उनको इन्फेंट्स टीयर मीन्स उनके आंसुओं में, मीन्स यहाँ पे एक तरीके से एक कंडीशन दिखाई गई है लंदन की कि
When the poet walks in the street at midnight, he hears the call of prostitutes. Prostitutes की उनकी आवाज़ें सुनाई दी. They have not followed this ugly profession. वो ये जो गंदा काम है वो ये अपने दिल से नहीं करना चाहती हैं. उनको ये काम करने पे मजबूर किया जाता है. क्यों मजबूर किया जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे धनी लोग हैं, कुछ ऐसे रॉयल लोग हैं जो उनको सिर्फ यूज़ में लेते हैं और आफ्टर प्रेग्नेंट होने के बाद में उनके बच्चों को ख़त्म कर दिया जाता है और उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है. तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बनता. तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो ये काम करने पे मजबूर होती है. तो कितनी पेनफुल कंडीशन इस लाइन में दिखाई गई है कि जो मैरिज जो फेल हो जाती है, विवाह मतलब शादी करने के बाद में जिनको छोड़ दिया जाता है, वो औरतें जो अपने बच्चे जिनके मतलब पेट के अंदर बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो किस तरीके से पैदा करें, किस तरीके से पालें, उनको करने के लिए उनको मजबूरी में ये काम करना पड़ता है. तो ये किस तरीके एक दर्द दिखाया गया है, हर्लोट्स का यहाँ पे दर्द दिखाया गया है. ठीक है. इट इज फोर्स ऑन देम बाय द मैरिज लॉ ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी. ये मैरिज लॉ जो है ब्रिटिश सोसाइटी का जो मैरिज लॉ बना हुआ है उसके द्वारा ये फोर्सफुल होती हैं, ये विक्टिम्स होती हैं. एक तरीके से ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि शिकार होती हैं ये उन लोगों की जो अपर रॉयल फैमिलीज होते हैं, जिनके लिए सिर्फ ये कि ये यूज़ में लेने का सामान मानी जाती हैं और यूज़ में लेने के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है. तो मजबूरी में इनके पास अपने जीवन को यापन करने के लिए उनको ये मजबूरी में काम करना होता है. तो इस पोएम के अंदर पोएट ने 3 लोगों का वर्णन किया है. पहला चिमनी स्वीपर, दूसरे सोल्जर्स एंड तीसरी हर्लोट्स. ठीक है. इन 3 लोगों की मिजरेबल कंडीशन, सोरोफुल कंडीशन इसमें दिखाई है कि लंदन शहर के अंदर ये किस तरीके से इस तरीके के कार्य हो रहे हैं और उसके बावजूद भी लंदन शहर के लोग जो हैं वो प्राउड फील करते हैं कि हम लंदन में रहते हैं, हम लंदन जैसे शहर में रहते हैं. ठीक है. तो एंड ब्लाइट्स विथ प्लेग्स इन द मैरिज हर्स. मैरिज हर्स मीन्स मैरिज लॉ जो मैंने बताया है. इट इज फोर्स ऑफ देम मैरिज लॉ. The poet feels that the British peoples are not merely the victim of physical disease, they are suffering from social disease. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ब्रिटिश पीपुल है, जो लोग वहाँ के विक्टिम्स हैं, जो इन चीज़ों से शिकार हैं, वो शारीरिक रूप से नहीं है, वो शारीरिक बीमारियों से पीड़ित नहीं है. वो किस चीज़ से पीड़ित है? यहाँ पे सोशल बीमारी, जो सामाजिक बीमारियाँ जो फैली हुई हैं उन चीज़ों से वो पीड़ित है. द जर्म्स ऑफ देयर डिजीज ब्रीड इन द सोसाइटी. और ये जो सोशल बीमारी जो फैल रही है उसके जो जर्म्स है, उसके जो कीटाणु है वो पूरी सोसाइटी में फैल रहे हैं. इट इज़ इनक्रेजिबल. ये बहुत ही भयानक है. बिकॉज क्योंकि इट इज़ एन एक्सेप्टेबल सोशल कस्टम्स, क्योंकि ये ऐसे लोगों को प्रभावित कर रही हैं. सोशल इनजस्टिस इज़ द सेम कॉज ऑफ द एविल्स. एक तरीके की ये बुराइयाँ जो वहाँ के सोशल जस्टिस हैं, जो वहाँ के सोशली सामाजिक जो न्याय है उसको तोड़ रहे हैं. ठीक है. और इससे कौन प्रभावित हो रहा है? इससे प्रभावित हो रही है मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन. मॉडर्न जो आधुनिक सभ्यता है वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है. तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक. तो इसमें सबसे पहले 2 लाइनों के अंदर पोएट ने लंदन शहर की सड़क और थेम्स नदी का वर्णन किया है. उसके बाद में उन्होंने वहाँ के जो लोग उनसे मिलते हैं उनके चेहरे जो किस तरीके से दर्द और भय से पीड़ित हैं वो दिखाया. उसके बाद में उन्होंने 3 लोगों का वर्णन किया है. यहाँ पे पहला है चिमनी स्वीपर, दूसरा है सोल्जर्स एंड तीसरी है हर्लोट्स. ठीक है. तो इस तरीके से लंदन पोएम के अंदर उन्होंने, छोटी सी पोएम के अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड मैं आपको इसमें पोएट का भी मैं लिख के आपको दे दूँगी ताकि आपको इसमें पोएट का इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा, समरी ऑफ द पोएम एंड अबाउट द पोएम, पोएम के मेन पॉइंट्स जो है वो मैं आपको लिख के सेंड कर दूँगी. ठीक है. तो आई थिंक आपको ये पोएम सब अच्छे से समझ में आ गई होगी. और आपको नहीं समझ में आई हो तो आप इधर इनमें से वर्ड मीनिंग जो है इनमें से अच्छे से इनकी मीनिंग देख सकते हैं कि ठीक है. ये सब में यहाँ पे इनके अर्थ लिखे हुए हैं और ये इनके एक्सप्लेनेशन है, आप ही पढ़ लेना. इसमें ये एक्सप्लेनेशन है पूरी.
ओके एंड थैंक यू। मोस्टली आप इसमें ये लिख सकते हो कि द पोएम इज रिटन इन 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का इसके अंदर ज़्यादा वर्णन किया गया है इस पोएम के अंदर। 18वीं सदी में सोचो, 18 सेंचुरी की बात है इसमें, ठीक है।